नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उनके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। झबरिया गांव छोटा था, लेकिन वहां की खामोशी किसी जंगल से गहरी लगती थी। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे किसी पुराने डर की गंध ला रही हो। और उस गांव में रहता था हरिनाथ तिवारी, एक ऐसा आदमी जो कहता था, मुझे अपने मरने का दिन पता है। लोग हंसते थे, कुछ डरते थे, लेकिन 3 दिन बाद वही दिन आया, वही जगह और वही मौत। और जब पुलिस पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस हरिनाथ जमीन पर पड़ा था। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष था। तभी वहां पहुंचे जासूस अमन, और उन्होंने पहली बार कहा, कभी कभी हत्यारा किसी और का नहीं, खुद इंसान के दिमाग के अंदर छिपा होता है। झबरिया की आखिरी भविष्यवाणी एक ऐसी जासूसी कथा जहां हर सुराग सच्चाई नहीं, एक भ्रम भी हो सकता है। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो सुबह किसी और दिन जैसी ही थी। अमन अपने पुराने लकड़ी के डेस्क पर बैठे थे। चाय के प्याले से उठती भाप उनके चेहरे पर खेल रही थी। मैं, यानी पिद्दू सिंह, खिड़की के पास अखबार में झांक रहा था। लखनपुर की चोरी वाला केस बंद हुआ, मैंने पूछा। अमन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हाँ। जब आदमी खुद को ईमानदार कहने लगे तो समझो वो सच से भाग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हर इंसान में शक दिखता है। वो मुस्कुराए, शक नहीं पिद्दू, संकेत। हमारी ये बातचीत चल ही रही थी कि दरवाजे पर पोस्टमैन आया, हाथ में एक पुराना मिट्टी से सना लिफाफा। आपके लिए चिट्ठी है अमन बाबू, और इस बार चंचकपुर से नहीं, किसी झबरिया गांव से आई है। अमन ने लिफाफा खोला। अंदर एक पीला कागज था, जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखा गया था, श्रीमान अमन, मैं हरिनाथ तिवारी झबरिया गांव से लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है, पर बात यह है, मैं जानता हूँ कि वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अगर आप यह चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो शायद अभी वक्त बाकी है। जासूस अमन नीचे लिखी हुई तारीख देखता है। 3 दिन पहले की तारीख थी वह। मैंने कहा, मतलब वो अब तक? अमन ने सिर उठाकर कहा, शायद अब तक जिंदा नहीं है। वो चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, तैयार हो जाओ पिद्दू, हम झबरिया जा रहे हैं। कुछ देर बाद हमने लखनपुर से निकलने वाली पुरानी जीप ली। सड़कें सूनी थीं, पेड़ धूल से ढके हुए। गांव तक पहुंचने में करीब 3 घंटे लगे। झबरिया पहुंचते ही लगा जैसे समय ठहर गया हो। कच्चे घर, सूखी जमीनें और हर घर के दरवाजे पर बैठे चेहरे, जो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई बुरा संकेत हो। ये गांव बहुत शांत है, मैंने कहा। अमन ने धीरे स्वर में जवाब दिया, बहुत ही ज्यादा शांत। गांव के चौपाल पर इंस्पेक्टर बैठे थे। मोटा शरीर, आंखों में नींद और आवाज में एक ऊब। इंस्पेक्टर साहब ने जब जासूस अमन को देखा तो वो जल्दी से उनके पास आए और बोले, आप वही हैं ना, अमन साहब, लखनपुर वाले? कई बार नाम सुना है आपका। मेरा नाम इंस्पेक्टर रामवीर है। अमन ने हल्की मुस्कान दी। नाम सुनने और आदमी को जानने में फर्क होता है इंस्पेक्टर साहब। रामवीर बोले, सही कहा, पर इस गांव में जो हुआ है
उसे समझने के लिए शायद मुझे आपके दिमाग जैसे की जरूरत पड़े। फिर रामवीर बोला, अब ये तो बताइए, कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? अमन ने कहा, आपने शरीर देखा? रामवीर बोला, हाँ, अपने ही कमरे में मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे मरने से पहले डर खत्म हो गया हो। अमन ने कहा, डर कभी खत्म नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। कभी कभी वो इतना गहरा हो जाता है कि आदमी खुद से बच नहीं पाता। हम वहां पहुंचे जहां हरिनाथ तिवारी का घर था। दीवारों पर पुराने भगवानों की तस्वीरें, बीच में एक टूटा हुआ पलंग और मेज पर वही कागज जिस पर आखिरी पंक्ति में लिखा था, मैं आज रात खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, क्या ये आत्महत्या लगती है अमन? अमन ने जवाब दिया, नहीं पिद्दू, यह विश्वास की हत्या है। किसी ने इसे विश्वास दिलाया कि वो मरेगा, और उसने मान लिया। जासूस अमन ने कमरे में चारों ओर देखा। दीवार पर एक पुरानी घड़ी रुकी हुई थी। समय 9:12 पर अटका हुआ था। उन्होंने कहा, घड़ी रुक गई पर वक्त नहीं। यह किसी ने रोका है पिद्दू, ताकि लगे कि सब पहले से तय था। मतलब? मैंने पूछा। वो बोले, मतलब यह मौत नहीं, यह एक योजनाबद्ध भ्रम है। वह रात झबरिया में कुछ ज्यादा जल्दी ही उतर आई थी। आसमान में घने बादल थे और किसी घर से आती ढोलक की धीमी थाप मानो किसी अनदेखे डर की राग बजा रही थी। हम चौपाल से लौटकर हरिनाथ तिवारी के घर के बाहर खड़े थे। दीवारों पर लैंप की लौ हिल रही थी और हवा में कोई फुसफुसाहट तैर रही थी, जैसे गांव खुद कुछ कहना चाहता हो। मैंने धीरे से पूछा, अमन, क्या तुम्हें लगता है उसने खुद को मारा होगा? अमन ने उत्तर नहीं दिया, बस जमीन से एक टूटी माचिस की तीली उठाई और बोला, कभी कभी जो आदमी मरता है वो मौत से पहले ही मरने की प्रैक्टिस कर चुका होता है। वह रात जैसे तैसे बीत गई। अगली सुबह हमसे मिलने आई सरोजनी देवी, गांव की शिक्षिका, जिनके चेहरे पर थकान थी और आवाज में समझदारी। अमन बाबू, उन्होंने कहा, हरिनाथ पहले बहुत सीधा साधा हुआ करता था, पर पिछले कुछ महीनों से कहता था कि उसे अपने भविष्य के सपने आते हैं। वो हर सुबह बताता, कल मैंने देखा कि मैं मर गया। हम सब हंस देते। अमन ने पूछा, और वो बातें सच निकलती थी? हाँ, उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातें, जैसे किस दिन बारिश होगी, कौन बीमार पड़ेगा, सब कुछ। मैंने कहा, तो गांव वाले उसे बाबा मानने लगे होंगे? सरोजनी ने सिर हिलाया, हाँ, पर जब उसने अपनी मौत की बात कही, लोगों को डर लगने लगा। सबने उससे दूरी बना ली। अमन ने धीरे से कहा, कभी कभी जब कोई अकेला हो जाता है तो उसका मन सच्चाई और भ्रम में फर्क भूल जाता है। सरोजनी हमें उस जगह ले गई जहां हरिनाथ अक्सर बैठा करता था, गांव के बाहर पुरानी बरगद के नीचे। वही मिट्टी में कुछ लिखा था। बारिश से आधा मिट चुका, पर अमन ने पढ़ लिया, 9:12, सूरज डूब जाएगा। अमन ने कहा, यह वही समय है जो उसकी घड़ी में रुका था। मैंने कहा, मतलब उसने ये खुद लिखा है? हाँ, अमन ने जवाब दिया, लेकिन सवाल यह नहीं कि उसने लिखा या नहीं, सवाल है कि उसे यह समय किसने बताया। वहीं हमें मिलते हैं पंडित गिरधारी लाल, गांव का एक कथावाचक और हरिनाथ का करीबी। सिर पर पगड़ी,
गले में तुलसी माला और चेहरे पर कृत्रिम करुणा। बेचारा हरिनाथ, उसने कहा। उसके पास वरदान था, पर गांव वालों ने समझा शाप है। अमन ने पूछा, आप आखिरी बार उससे कब मिले? उसकी मौत से एक रात पहले वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था, पंडित जी, अब बच नहीं पाऊंगा। मैंने उससे कहा, परेशान मत हो हरिनाथ, ये सब मोह माया है। अमन ने देखा, पंडित के कपड़ों पर हल्की सी राख जमा थी। वो बोला, क्या कल रात आपने कोई हवन किया है? हाँ, पंडित ने जवाब दिया, उसकी शांति के लिए। अमन बोला, मृत्यु से पहले? पंडित थोड़ा सा झिझक गया। उसने कहा था, मरने से पहले आत्मा को शांत करना जरूरी है। अमन ने कहा, पिद्दू, यह आदमी मरने से पहले मरने का हवन करवा चुका था। किसी ने उसके मन में यह विचार रोप दिया था कि वो मरेगा, और फिर उस भ्रम को सच्चाई का रूप दिया गया। मैंने कहा, मतलब किसी ने उसके दिमाग को हथियार बनाया? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, और यही अपराध की नई दिशा है। यहाँ खून नहीं बहा, यहाँ सोच को जहर दिया गया। जब हम घर लौटे तो इंस्पेक्टर रामवीर हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। अमन बाबू, ये देखिए, हरिनाथ की नोटबुक मिली है और अंदर लिखा है इसमें कि मैंने कल किसी को देखा। उसने कहा कि समय पूरा हो गया। मैं उसे नहीं जानता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी ही थी। अमन ने नोटबुक बंद की और धीरे से कहा, बिद्दू, कभी कभी हत्यारा हमारे भीतर भी छिपा होता है, बस वो चेहरा हमें आईने में दिखता है। रात में हम दोनों अमन के कमरे में बैठे हुए थे। टेबल पर वही हरिनाथ की नोटबुक, साथ में एक लालटेन, और बाहर से आधी मेढकों की टर टर की आवाज। गांव की रात जैसे रहस्य को निगल चुकी थी। अमन धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था। हर लाइन को ऐसे पढ़ रहा था जैसे शब्द नहीं, किसी की सोच टटोल रहा हो। देखो पिद्दू, उसने कहा, हरिनाथ की लिखावट पहले तो स्थिर है, फिर धीरे धीरे कांपने लगती। ये वही संकेत है जो मैं भय की मनोविज्ञान कहता हूं, जहां आदमी खुद पर यकीन खो देता है। मैंने पूछा, तो क्या उसका आईने वाला आदमी बस उसका भ्रम था? अमन ने मुस्कुरा कर कहा, भ्रम भी कोई मामूली चीज नहीं होती पिद्दू। कभी कभी भ्रम का जन्म किसी और के शब्दों से होता है। सुबह हम फिर से हरिनाथ के घर गए। वहां अब भी वही सन्नाटा था, पर इस बार अमन सीधे उसी कमरे में गए जहां उसकी मौत हुई थी। दीवार पर टंगा एक छोटा आईना धूल से ढका हुआ था। अमन ने हाथ से उसे साफ किया और उसमें कोई अजीब सी आकृति दिखी। ये देखो, उसने कहा। आईने के पीछे फंसी थी एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी, और अंदर से एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। मैंने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था? अमन ने रिकॉर्डर चलाया। उसमें से एक धीमी सी आवाज आई, किसी आदमी की, ठंडी और बिल्कुल ही भावहीन आवाज। हरिनाथ, अब समय पूरा हो गया है। मैं सिहर गया और मैंने कहा, यह तो वही लाइन है जो उसने नोटबुक में लिखी थी। अमन बोला, और अब हमें ये जानना है कि यह आवाज आखिर है किसकी। हम बाहर निकले। आधा गांव चौपाल पर जमा था। हर कोई अलग कहानी सुना रहा था। किसी ने कहा आवाज देवता की है, किसी ने कहा पिशाच की। अमन सबकी बातें सुनकर बोला, सच हमेशा भीड़ में
सबसे धीमे बोलता है। वो सरोजनी देवी के पास गया। मैडम, एक बात बताइए, क्या हरिनाथ के पास रेडियो था? हाँ, उन्होंने कहा। पुराना था पर वो अक्सर सुनता था। कहता था आवाजें उसमें से उसे बुलाती हैं। अमन ने कहा, मतलब यह रिकॉर्डर उसी रेडियो से जोड़ा गया होगा। फिर वह बोला, भ्रम को जन्म देने का सबसे आसान तरीका है सुनाई देने वाला झूठ। अमन ने रिकॉर्डर उठाया और ध्यान से सुना। वो आवाज गहरी थी, जैसे कोई जानबूझकर धीमी करके बोल रहा हो। उसने इंस्पेक्टर रामवीर से कहा, क्या गांव में कोई ऐसा आदमी है जो माइक या लाउडस्पीकर इस्तेमाल करता हो? रामवीर ने कहा, हाँ, पंडित गिरधारी लाल। उसी के पास गांव का लाउडस्पीकर है। हवन, कथा और संदेश उसी से होता है। अमन ने धीमे स्वर में कहा, और वही हर रात हवन की बात करता था, मृत्यु से पहले शांति के लिए। उस शाम हम पंडित के घर पहुंचे। वो यज्ञ की तैयारी कर रहा था। अमन ने सीधे कहा, आपके पास जो रिकॉर्डिंग वाला यंत्र है वो कहाँ है? पंडित ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अमन ने रिकॉर्डर उसकी ओर बढ़ाया और बोला, यह आवाज आपकी ही है। पंडित ने पसीना पोंछा, आपको भ्रम हुआ है। भ्रम? अमन मुस्कुराया, यही तो आपने हरिनाथ को भी दिलाया था। वो बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अमन ने कहा, आपकी ही आवाज इस गांव के डर की जड़ है। आपने उसे विश्वास दिलाया कि देवता ने उसके लिए समय तय कर दिया है, और जब उसका दिमाग डर से भर गया, उसने खुद को वही समय देकर मार डाला। पंडित चुप रहा, फिर बोला, वो मुझे चुनौती देता था, कहता था मैं नकली हूं। मैंने उसे सिखा दिया कि देवताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। आखिरकार पंडित के मुंह से सच खुद ब खुद निकल आया। कुछ देर पश्चात पंडित को हिरासत में ले लिया गया। गांव में शांति लौट आई, पर वो शांति कुछ अजीब थी, जैसे कोई अदृश्य तनाव अब भी हवा में हो। मैंने अमन से कहा, तो उसने हत्या नहीं की, बस भ्रम पैदा किया? अमन ने जवाब दिया, भ्रम भी हत्या कर सकता है पिद्दू, बस जहर की जगह डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बरगद के नीचे खड़ा हुआ और बोला, झपरिया गांव में भविष्य कोई नहीं जानता था। सिर्फ एक आदमी था जो उसे लोगों के दिमाग में लिख देता था। कभी कभी हत्यारा गोली से नहीं मरता, वो बस यकीन दिला देता है कि मरना तय है। जासूस अमन। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।